नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल हरिधर नर्सिंग गुरु में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको स्किज़ोफ्रेनिया के मीनिंग के बारे में, उसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में, उसके कारणों के बारे में एवं उसकी साइकोपैथोलॉजी के बारे में बताया था। सो फ्रेंड्स, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप आई बटन में भी जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स के बारे में, साइन सिम्टम्स के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में एवं ट्रीटमेंट के बारे में। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। इस प्रकार की कंडीशन में जो पर्सन और जो पेशेंट होता है वो उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग ही बिहेवियर शो करता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया। इस प्रकार की कंडीशन में पेशेंट के अंदर मोटर बिहेवियर में चेंज देखने को मिल सकता है। मोटर बिहेवियर यानी कि रिलेटेड टू मूवमेंट, यानी कि चलने फिरने के ढंग में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया की दो स्टेट होती हैं। फर्स्ट होती है स्टूपर, सेकंड होती है एक्साइटमेंट। तो फर्स्ट डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, इसमें स्टूपर कंडीशन है, यानी कि ये कैटाटोनिक स्टूपर है। और इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, जो भी पेशेंट है, लंबे समय के लिए एक ही पोजीशन में वो बना रहेगा, चेंज नहीं करेगा, ना ही अपनी पर्सनलाइजिंग मेंटेन करेगा, ना ही डेली एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करता है। सेकंड डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, जिसका दूसरा नाम है लीथल और परनिशियस कैटाटोनिक स्टेट। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है, जो स्टेट होती है, वो बहुत ही सीवियर होती है और बहुत ही डेंजरस हो सकती है। इसमें जो पेशेंट होगा वो पर्पसलेस मूवमेंट करेगा, पर्पसलेस एक्टिविटीज़ करेगा और बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहेगा, जो कि खुद के लिए और दूसरों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। नेक्स्ट आता है पैरानोइड शिज़ोफ्रेनिया। इस प्रकार की कंडीशन में दो सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। फर्स्ट है डेल्यूशन, सेकंड है हेलुसिनेशन। तो डेल्यूशन का मीन्स है फॉल्स आइडियाज़ और बिलीव्स, यानी कि जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है, उसके माइंड में कुछ आइडियाज़, बिलीव्स फिक्स हो जाते हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि ग्रेंडियोस डेल्यूशन। इस प्रकार की कंडीशन में व्यक्ति सोचता है कि आई एम द सुपर नेचुरल पावर, मैं भगवान हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, या मैं प्रधानमंत्री हूँ। ठीक है, तो उसको ग्रेंडियोस डेल्यूशन कहते हैं। सेकंड आता है डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशंस, यानी कि इस प्रकार की कंडीशन में जो पेशेंट है सोचता है कि कोई मेरे को मारना चाह रहा है, मेरे को कोई लूटना चाह रहा है, या कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे को मारना चाह रहा है। नेक्स्ट आता है डेल्यूशन ऑफ जेलसी। उसको ऐसा लगता है पेशेंट को कि लोग जो है मेरे से जलते हैं, मेरी कमाई से जलते हैं, मेरे बिजनेस से जलते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब सेकंड आता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, कोई भी सेंसरी स्टिमुलस नहीं होता है, लेकिन उस पेशेंट को फील होता है कि कोई ना कोई सेंसरी स्टिमुलस है। अब ऑडिटरी में क्या होगा, उसको इस प्रकार की चीज़ें या इस प्रकार की आवाज़ सुनाई देगी जो कि नॉर्मल व्यक्ति को सुनाई नहीं देती है। ठीक है, जैसे कि भूत प्रेत की जो आवाज़ होती है उस पेशेंट को सुनाई देती है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति को सुनाई नहीं देती है। तो इस प्रकार की कंडीशन को कहा जाता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। सो नेक्स्ट आता है हेबेफ्रेनिक और डिसऑर्गेनाइज शिज़ोफ्रेनिया। इस प्रकार की कंडीशन में जो भी पेशेंट है उसका बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा या अजीब सा हो जाता है। साथ ही साथ जो उसकी स्पीच होती है, यानी कि जो कुछ भी बोलता है वो अजीब सा बोलता है और ना ही किसी व्यक्ति को वो चीज़, उसकी बात समझ में आती है। एवं साथ ही साथ जो उसकी इमोशंस होते हैं, जो रिएक्शंस होती हैं, वो इनअप्रोप्रिएट दिखाता है, यानी कि जो भी सिचुएशन है उस वाले सिचुएशन में जिस प्रकार की रिएक्शन होने चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, उससे जस्ट अपोजिट वो शो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर वो किसी की डेथ में जाता है तो वहाँ पर वो हंसने लग जाता है, किसी के बर्थडे में जाएगा तो वहाँ पर वो रोने लग जाता है। एवं साथ ही साथ जो पेशेंट की जो डेली एक्टिविटीज़ होती है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि जो उसके थॉट पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, जैसे कि हाइजीन मेंटेन करना, खाना खाना, काम करना, ये सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं।
जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं, इसमें एक ही पर्सन के दो फेस दिखाए हुए हैं, जिसमें एक हंसता हुआ है और एक रोता हुआ है, यानी कि जो सिचुएशन है उससे जस्ट अपोजिट वो रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट आता है रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिया। तो रेजिडुअल का मीन्स है समथिंग इज रिमेनिंग इनटू योर बॉडी, या कोई बची हुई चीज़। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, जो उसकी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री में साइकोसिस होता है, तो हो सकता है उसके कुछ सिम्टम्स अभी भी प्रेजेंट हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, कुछ नेगेटिव सिम्टम्स ही बचते हैं, लेकिन पॉजिटिव सिम्टम्स इस प्रकार की कंडीशन में नहीं दिखते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाले डायग्राम में व्यक्ति का फेस दिखा रखा है, जिसमें से आई वाला पार्ट बाहर की तरफ निकाल रखा है, यानी कि पूरे फेस में किसी प्रकार के सिम्टम्स नहीं हैं, लेकिन आई वाले पार्ट में सिम्टम्स हैं। दैट मीन्स पूरी बॉडी में, पूरे फेस में इतना सा शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स बचे हैं। दूसरे डायग्राम में दिखा रखा है, जो व्यक्ति है, व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, यानी कि उसकी छाया दिख रही है। तो जो छाया है, एक तरीके से वो रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। नेक्स्ट टाइप आता है अनडिफरेंशिएटेड शिज़ोफ्रेनिया। इस प्रकार का शिज़ोफ्रेनिया जिसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये किस प्रकार का शिज़ोफ्रेनिया, क्योंकि इसमें सिंगल शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, इसमें बहुत सारे जो शिज़ोफ्रेनिया के टाइप्स हैं उनके सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसके बहुत सारे हेड दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि एक ही व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के जो शिज़ोफ्रेनिया हैं वो दिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। तो इस प्रकार की कंडीशन में 4 स्पेशल सिम्टम्स शिज़ोफ्रेनिया के अंदर देखे जा सकते हैं। फर्स्ट है अफेक्ट। जो अफेक्ट होगा, फ्लैट होगा और ब्लंट होगा। तो अफेक्ट मीन्स हो गया आपका मूड, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन भी आप बोल सकते हैं, आपके शरीर के हाव भाव। तो वो फ्लैट होगा, ब्लंट होगा, यानी किसी प्रकार का फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं देखा जा सकता। सेकंड आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म में क्या होता है, जो भी सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है, बातचीत करना दूसरे से, वो बिल्कुल भी नहीं करता है, यानी कि अपने आप को वो रेस्ट्रिक्ट कर लेता है, बांध लेता है, और इन्वायरमेंट से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में वो नहीं जानता है, और साथ ही साथ वो जो अपना बिहेवियर है वो बार बार दोहराता रहता है। जैसे बार बार एक्टिविटीज़ करना, ठीक है, बार बार हंसना, बार बार रोना, तो ये क्या हो गया, ऑटिज्म है। नेक्स्ट आता है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, जैसे कि कोई भी एक टॉपिक के बारे में बात कर रहा है तो इमीडिएटली वो दूसरे टॉपिक पर पहुंच जाता है, और जो फर्स्ट वाला टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, उससे पहले ही वो सेकंड टॉपिक पर पहुंच जाता है। जैसे कि मैंने किसी पर्सन से पूछा कि मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। नेक्स्ट आता है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस कंडीशन में क्या होता है, एक ही व्यक्ति के प्रति 2 फीलिंग्स वो शो करता है, यानी कि उससे लव भी करता है, उससे हेट भी करता है। तो इस प्रकार की कंडीशन को एम्बिवेलेंस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कोर सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। तो इस प्रकार की कंडीशन में शिज़ोफ्रेनिया के कोर सिम्टम्स को 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट आता है पॉजिटिव सिम्टम्स। इस प्रकार की कंडीशन में जो व्यक्ति का बिहेवियर रहेगा उसमें भी कुछ बिहेवियर ऐड हो जाता है। सेकंड आता है नेगेटिव सिम्टम्स। इस प्रकार की कंडीशन में पेशेंट के जो बिहेवियर होते हैं उसमें भी कुछ सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस हो जाते हैं, यानी कि कुछ बिहेवियर और कम हो जाता है। थर्ड आता है कोग्निटिव सिम्टम्स। तो इस प्रकार के सिम्टम्स में जैसे कि एक्ट हो गया, नोविंग होगी, परसीविंग होगी, यानी कि किसी को परसीव करने की जो क्षमता होती है, जानने की जो पावर होती है, एक्ट करने की जो पावर होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। और इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग पर्सन में अलग अलग दिखाई देते हैं। हर पर्सन के अंदर ये सारे सिम्टम्स शिज़ोफ्रेनिया के अंदर नहीं दिखाई देते हैं। साथ ही साथ ये जो सिम्टम्स हैं शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव सिम्टम्स। इस प्रकार की कंडीशन में जो व्यक्ति होता है वो रियलिटी से हमेशा दूर रहता है। तो इसके अंदर फर्स्ट सिम्टम्स हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मीन्स होता है जो सेंसरी स्टिमुलस होता है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन पेशेंट को फील होता है। तो सबसे फर्स्ट है इसके अंदर ऑडिटरी हेलुसिनेशन, यानी कि पेशेंट को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है उसको ये आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये कॉमन होता है। लेकिन विजुअल हेलुसिनेशन भी होता है, लेकिन रेयर होता है।
तो विजुअल में क्या होगा, जैसे कि भूत प्रेत दिखना, कोई ऐसी चीज़ दिखना जो कि नॉर्मल व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट आता है डेल्यूशंस। डेल्यूशन में क्या होगा, पैरानॉइड डेल्यूशंस होगा या डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशंस होगा। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि कोई मेरे को मारना चाह रहा है, कोई मेरे को लूटना चाह रहा है, कोई मेरे से जलता है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो ये हो गया डेल्यूशंस। नेक्स्ट आता है थॉट डिसऑर्डर। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, जो उसकी थिंकिंग होती है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो ब्लॉक हो जाती है, वो अच्छे से सोच नहीं पाता है, वो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। नेक्स्ट आता है मूवमेंट डिसऑर्डर, दैट मीन्स कैटाटोनिक स्टेट। तो इस प्रकार की कंडीशन में जो भी व्यक्ति है वो पर्पसलेस एक्टिविटीज़ या रिपीटेड एक्टिविटीज़ वो शो करने लगता है, यानी कि एक ही काम को बार बार करेगा, वो रिपीट करता रहेगा, तो उसको कैटाटोनिक कहा जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन में उस पेशेंट को कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो कि दूसरों को नहीं सुनाई देती। डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन में पेशेंट को लगता है कि कोई उसको मारना चाहता है। थॉट डिसऑर्डर में उसके थॉट ब्लॉक हो जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, डिसीजन लेने की पावर खत्म हो जाती है। स्टूपर में क्या होता है, एक ही पोजीशन में वो लंबे समय तक बैठा रहेगा, और कैटाटोनिक के अंदर वो पर्पसलेस या रिपीटेड एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करने लगता है। पैरानॉइड के अंदर उसको भ्रम हो जाता है कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है, कोई उसको लूटना चाह रहा है, कोई उसको देख रहा है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव सिम्टम्स। इस प्रकार की कंडीशन में जो पेशेंट के इमोशंस हैं, बिहेवियर हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि फ्लैट इफेक्ट, जो पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन रहेगा, बॉडी के हाव भाव रहेंगे, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि वो फ्लैट हो जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं, यानी कि कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन या हाव भाव नहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ प्लेजर। इस प्रकार की कंडीशन में जो पेशेंट है वो प्लेजर फील नहीं करेगा, यानी कि खुश नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है जो भी उसकी प्लान एक्टिविटीज़ है, जो उसने प्लान की है, वो ना तो स्टार्ट करेगा ना ही उसको बनाए रखेगा, यानी कि और जब भी उसको बोला जाएगा कि आप बोलो कुछ, तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स करने के बाद ही वो थोड़ा बहुत बोलता है, अदरवाइज़ वो नहीं बोलता है। और साथ ही साथ जो उसकी जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसको सहायता करनी पड़ती है, यानी कि वो खुद परफॉर्म नहीं करता है। एवं साथ ही साथ जो पर्सनल हाइजीन है उसको भी वो नेग्लेक्ट करता है, यानी कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करता है। एवं साथ ही साथ वो लेज़ी जैसा दिखने लगता है, यानी कि बिल्कुल काम नहीं करेगा, एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठा रहेगा, ना ही पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेगा और ना ही कोई काम करने की उसमें इच्छा शक्ति होती है, ना ही वो खुद की हेल्प कर पाता है। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव सिम्टम्स। इस प्रकार की कंडीशन में जो भी पेशेंट है उसकी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग पुअर हो जाएगी, यानी कि उसके जो डिसीजन लेने की पावर है, इंफॉर्मेशन को समझने की पावर है, वो पुअर हो जाती है। वो अच्छे से सोच समझ नहीं पाता है, ना ही कोई डिसीजन अच्छे से ले पाता है। नेक्स्ट आता है ट्रबल फोकसिंग एंड पेइंग अटेंशन, यानी कि किसी भी चीज़ पर वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, फोकस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है जो भी उसकी वर्किंग मेमोरी है उसके साथ में प्रॉब्लम होने लगती है। अब वर्किंग मेमोरी क्या होती है, यानी कि आप कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसको सीखने के बाद में इमिडिएटली उस चीज़ को करना भी आना चाहिए। लेकिन शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के साथ में क्या होता है, अगर हम उसको कुछ चीज़ सिखाते हैं तो उसके बाद में वो चीज़ को नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है ग्रेट इमोशनल डिस्ट्रेस, यानी कि व्यक्ति के अंदर इमोशनल स्ट्रेस भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या इन्वेस्टिगेशन ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, यानी कि जांचें। जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास में जाता है तो उस पेशेंट से सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितने दिन से हो रही है, क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, पहले भी कभी हुआ है। तो ये सारी हिस्ट्री डॉक्टर के द्वारा ली जाती है। फिर वो फिज़िकल एग्जामिनेशन करेगा, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेगा, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेगा, आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, थायराइड टेस्ट करवा सकता है, ठीक है, यूरिन टेस्ट करवा सकता है, विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं है या नहीं है उसका टेस्ट करवा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का टेस्ट करवा सकता है, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इनका लेवल वो चेक करता है। फिर उसके बाद में जो मेन चीज़ आती है वो आती है सीटी स्कैन और एमआरआई। तो सीटी स्कैन एमआरआई के माध्यम से पता कर सकते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया का कारण क्या है।
नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। फर्स्ट आता है हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि जैसे ही अगर पेशेंट के अंदर सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए, ताकि वहाँ पर उसकी प्रॉपर केयर हो सके, हाइजीन मेंटेन हो सके, सेफ्टी रहे, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको मिल सके और वो अच्छे से सो सके। सेकंड आता है साइको सोशल इंटरवेंशन। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है इंडिविजुअल थेरेपी। इंडिविजुअल थेरेपी पेशेंट को इसलिए दिया जाता है ताकि पेशेंट का जो थॉट पैटर्न है वो नॉर्मल रहे, ठीक है, जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उससे वो सामना कर सके। एवं जब भी उसकी बॉडी के अंदर कुछ वार्निंग साइन अगर दिखने लगते हैं सिज़ोफ्रेनिया के, तो वो उसको मैनेज करना आना चाहिए उसको। इस प्रकार से उसको सिखाया जाता है कि वार्निंग साइन वो मैनेज कर सकें। नेक्स्ट आता है सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। तो इस प्रकार की कंडीशन में उन चीज़ों पर फोकस किया जाता है जो कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने वाली हो, सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव करने वाली हो, ठीक है। इससे क्या होगा, वो बातचीत अच्छे से करने लग जाएगा, सोशलाइज हो जाएगा। एवं साथ ही साथ जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ है, जैसे कि खाना है, पीना है, काम करना है, ठीक है, या पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, तो इस प्रकार की एबिलिटी उसके अंदर क्रिएट की जाती है ताकि वो जो डेली एक्टिविटीज़ है परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट आता है फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी में क्या होता है, फैमिली को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है, उनको एजुकेशन दी जाती है कि किस प्रकार से जब भी इसके अंदर सिम्टम्स दिखते हैं तो किस प्रकार से आपको मैनेज करना है। उसके न्यूट्रिशन के बारे में भी एजुकेशन फैमिली को दी जाती है। नेक्स्ट आता है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, जो भी पेशेंट होता है उसमें काम करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। तो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसको जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, किस प्रकार से जॉब को ढूंढना है उसको सिखाया जाता है, और किस प्रकार से जॉब में आप बने रहें वो चीज़ भी सिखाई जाती है। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, जो पेशेंट का थिंकिंग पैटर्न है, यानी कि जो सोचने का जो पैटर्न है, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंज आता है, उसकी फीलिंग में चेंज आता है। तो इस प्रकार की थिंकिंग को आइडेंटिफाई करके उसकी थिंकिंग को चेंज किया जाता है ताकि उसके बिहेवियर में चेंज आए, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आए, और बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आएगा तो वो सोसाइटी में रहने लायक हो जाएगा, वो अच्छे से बिहेव कर पाएगा। और इस प्रकार का जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है वो 1 घंटे का होता है, और 6 से 12 महीने में करीबन 8 से 20 सेशन इसके दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी। जो ईसीटी होती है जब दी जाती है, जब वो मेडिकेशन से रेस्पॉन्स नहीं करता है, मेडिकेशन से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखा जाता है, और इस प्रकार के पेशेंट में ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, जैसे कि डिप्रेशन वाला पेशेंट। और इस प्रकार की कंडीशन में 8 से 12 ईसीटी की ज़रूरत पड़ती है। और किस प्रकार की कंडीशन में ईसीटी हम दे सकते हैं, जैसे कि केटाटोनिक कंडीशन में, जैसे कि उसको स्टूपर है या एक्साइटमेंट है, या ड्रग से कंट्रोल नहीं हो रहे सिम्टम्स, तो तब दिया जाता है, या सुसाइड वाली रिस्क में, सुसाइड करना चाहता है, या फिज़िकल असॉल्ट वाली कंडीशन में, या होमिसाइड वाली कंडीशन में, यानी कि अगर वो दूसरों को मारना चाह रहा है तो उसमें ईसीटी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस के अंदर सबसे फर्स्ट है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, जिसका एग्जांपल है हेलोपेरिडोल, जो कि 5 से 100 mg पर डे दी जाती है ओरली, या आप 5 से 20 mg का IM इंजेक्शन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोरप्रामाजिन, जो कि 300 से 1500 mg पर डे ओरली दी जाती है, या 50 से 100 mg पर डे IM इंजेक्शन में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्राइफ्लोपेराजिन, जो कि 15 से 60 mg पर डे ओरली दी जाती है, या 1 से 5 mg पर डे IM इंजेक्शन में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लूफेनाजिन डेकानोएट, जो कि 25 से 50 mg IM दी जाती है, हर 1 से 3 सप्ताह में है। नेक्स्ट आता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, जिसके अंदर आता है क्लोजापिन, जो कि 25 से 450 mg पर डे के हिसाब से दी जाती है ओरली। नेक्स्ट आता है रिस्पेराडोन, जो कि 2 से 10 mg पर डे ओरली के हिसाब से दी जाती है। नेक्स्ट आता है ओलंजापिन, जो कि 10 से 20 mg पर डे ओरली के हिसाब से दी जाती है। नेक्स्ट आता है एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, जो कि डिप्रेशन को कम करने के लिए होती है, जैसे कि इमिप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन, सर्ट्रेलिन, फ्लेक्सटीन। नेक्स्ट आता है मूड स्टेबलाइजर्स, जो कि मूड को स्टेबल करने का काम करती है।
जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम वॉल्परेट एंड कार्बामेज़ेपिन। नेक्स्ट आता है एंचोलाइटिक, जो कि एंजाइटी को कम करने का काम करती है, जैसे कि डायज़ेपाम दे सकते हैं, लोराज़ेपाम दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोग्नोसिस। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, जब पेशेंट को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसके बाद में उसके आउटकम क्या निकलते हैं, अच्छे निकलते हैं या बुरे निकलते हैं, वो ठीक होता है या नहीं होता है। तो ये देखा गया है कि शिज़ोफ्रेनिया का कोई भी क्योर नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ में ये चीज़ मिली है कि अगर आप पेशेंट को एडमिट करेंगे फर्स्ट टाइम साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए, तो करीबन 5 से 10 साल के बाद में ये देखा गया है कि 10 से 20% जो पेशेंट होते हैं वो उनके आउटकम अच्छे निकलते हैं, जबकि 50% से ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं उसमें पुअर आउटकम निकलते हैं, क्योंकि उन पेशेंट को बार बार हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जैसे कि उनको एडमिट करवा दिया, फिर कुछ टाइम डिस्चार्ज करवा दिया। तो इस प्रकार के पेशेंट में अच्छे आउटकम नहीं निकलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।